अगर आपको भी किसी इंसान से धोखा मिला है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर इंसान धोखेबाज होता है। अपनी जिंदगी में मिलने वाले अनुभव के आधार पर हर किसी को जज कर लेते हैं, लेकिन यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी कि आपका एक अनुभव यह नहीं तय कर सकता कि हर इंसान धोखेबाज होता है। शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरी इस गॉड बुद्धा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक राज्य था जिसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। वे लोग रीति रिवाज को मानने वाले थे। उनकी घर की छत पर रात के वक्त हमेशा एक मशाल जलती रहती थी। उस मशाल को देखकर सब लोग यही कहा करते थे कि यह मशाल दोनों के प्यार की मशाल है। हर कोई कहता था कि ऐसा जोड़ा तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। एक बार राजा और रानी बैठकर व्यापारी और उसकी पत्नी के विषय में बात कर रहे थे। तब राजा बोलता है, ऐसा कैसे संभव है कि इन दोनों में इतना प्रेम है? रानी बोलती है, जरूर व्यापारी बहुत समझदार और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होगा, तभी दोनों की जिंदगी इतनी खुशहाल है। राजा बोलता है, नहीं, मुझे तो लगता है कि व्यापारी की पत्नी उससे बहुत प्रेम करती होगी और इसी कारण दोनों का प्रेम बना हुआ है। दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। राजा सोचता है, क्यों ना हम इन दोनों की परीक्षा लें, जिससे कि हमें पता चले दोनों का प्रेम कितना गहरा है। राजा से रानी बोलती है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी यही विचार है कि हम दोनों व्यापारी और उनकी पत्नी का अलग अलग परीक्षा लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन कितना अधिक प्रेम करता है। राजा रानी दोनों ने आपस में योजना बना ली कि व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अगले दिन रानी ने एक दासी को अपने पास बुलाया और बोली, दासी, तुम उस व्यापारी के पास जाओ, लेकिन याद रहे तब जाना जब उसकी पत्नी आसपास ना हो। जाकर उससे कहना कि हमारी रानी तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है और यदि तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दो तो वह तुमसे विवाह करने को तैयार है। दासी ने रानी की बात सुनी और वह व्यापारी के पास पहुंची और रानी का संदेश व्यापारी को सुना दिया। दासी की बात सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आता है और बोलता है, रानी क्या? यदि 100 रानी भी मुझसे विवाह करना चाहे तो भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। आप जाकर रानी से कहिए कि अपने छोटे विचारों को अपने पास ही रखिए। व्यापारी दासी को क्रोध में बोलता है, कृपा करके जितना जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। ये बात सुनकर दासी राज दरबार में पहुंची और व्यापारी का जवाब सुनकर दासी राजा और रानी को बता देती है, रानी, उस व्यापारी ने तो आपसे विवाह करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। रानी दासी की बात सुनकर बोलती है, इसका यह मतलब हुआ कि वह व्यापारी अपनी पत्नी से सचमुच में प्रेम करता है। राजा बोलता है, व्यापारी का प्रेम तो साबित हो गया, अब बारी है उसकी पत्नी की। राजा ने दूसरे दिन सेनापति को अपने पास बुलाया और कहा, सेनापति, तुम अभी व्यापारी की पत्नी के पास जाओ और उससे कहो, यदि वह अपने पति की हत्या कर दे तो राजा तुमसे विवाह करके तुम्हें इस राज्य की रानी बना देंगे। सेनापति राजा का आदेश सुनकर व्यापारी की पत्नी के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया हूं। राजा का संदेश आया है। यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बोलती है, आखिर क्या संदेश लाए हो? सेनापति बोलता है, हमारे राजा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वह आपको राज्य की रानी बनाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा यदि आप अपने पति की हत्या कर दें, तो वह आपसे विवाह कर लेंगे और आपको राज्य की रानी बनाएंगे। सेनापति की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी के मन में लालच आ गया। वह बोली, अगर ऐसी बात है तो आज रात 2 से 3 बजे के बीच ही मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। हमारी छत पर हमेशा एक मशाल जलती रहती है। जब मशाल बुझ जाए तब समझ जाना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। सेनापति व्यापारी की पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर चौंक गया, लेकिन उस वक्त सेनापति उसे कुछ नहीं बोल सकता था। सेनापति तुरंत दरबार में जाकर राजा और रानी को पूरी बात बता देता है। यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों हैरान रह गए। उन दोनों को यही उम्मीद थी कि व्यापारी की तरह उसकी पत्नी भी उनके संदेश को ना कहेगी। व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा और सतर्क हो गए। राजा ने सेनापतियों को कहा, आज रात जाकर हमें किसी भी तरह व्यापारी की जान बचानी है। किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होना चाहिए।
ठीक 2 बजे तुम लोग व्यापारी के घर पर पहुंच जाना। सेनापति सैनिकों को लेकर व्यापारी के घर पहुंच गया और इधर राजा रानी अपने महल की छत पर खड़े होकर उनके घर की छत पर जलती हुई मशाल को देख रहे थे। जैसे ही सेनापति और सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे, तब तक व्यापारी की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी। सैनिकों ने व्यापारी की पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उधर राजा रानी भी देखते हैं कि व्यापारी के घर की छत की मशाल बुझ चुकी है। राजा और रानी बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेनापति अपने सैनिकों के साथ राजमहल में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, व्यापारी की पत्नी ने हमारे पहुंचने से पहले व्यापारी की हत्या कर दी थी। राजा ने व्यापारी की पत्नी को कारागार में डाल दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। राजा उस दिन से दिन रात खुद को कोसने लगा। वह सोचने लगा कि मेरी परीक्षा के कारण व्यापारी की जान चली गई। राजा को धीरे धीरे महिलाओं से नफरत होने लगी। एक दिन राजा का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने सेनापति को अपने पास बुलाया और बोले, सेनापति, मैं शिकार पर जा रहा हूं। शाम तक जब मैं वापस आऊं तो राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं सबकी हत्या कर दो। मुझे किसी भी महिला की शक्ल नहीं देखनी। मुझे औरत जात से नफरत हो चुकी है। ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से निकल गए। सेनापति सोचने लगा, व्यापारी की मृत्यु के बाद महाराज को क्या हो गया है? यह कैसी बातें कर रहे हैं? एक औरत के धोखे के चलते क्या वह इसकी सजा सभी औरतों को देंगे? यह बात उसने घर जाकर अपने पिताजी को बताई, जो कि उनके ही दरबार के पूर्व सेनापति थे। सेनापति ने अपने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। वह बोले, देखो ना पिताजी, महाराज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझ पर एक संकट आ गया है। मुझ में इतना दम नहीं है कि निर्दोष महिलाओं की हत्या करवा दूं, और इतना साहस भी नहीं है कि राजा की बात को टाल सकूं। पिताजी, आप ही मुझे बताओ, आखिर मैं क्या करूं? पिताजी बोले, तुम घबराओ नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ। सेनापति बोला, लेकिन उससे क्या होगा? जब मैं मिल जाऊंगा और उनके सामने आऊंगा, तब महाराज तो मुझे मृत्यु दंड ही दे देंगे। पिताजी बोले, तुम चिंता मत करो पुत्र, अगर कुछ दिन तक तुम उन्हें नहीं मिलोगे तो वह तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर आएंगे। मैं राजा को समझा दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पिताजी की यह बात सुनकर सेनापति की जान में जान आई। वह कुछ दिनों के लिए छुपकर कहीं रहने लगा। जब राजा शाम को वापस आए तो देखते हैं राज्य में सभी महिलाएं उन्हें देख रही हैं। महिलाओं को देख देख कर उन्हें व्यापारी की पत्नी का धोखा याद आ रहा था। वह गुस्से में जाकर सेनापति को ढूंढने लगे। जब सेनापति उन्हें नहीं मिला, तब वह सेनापति के घर पहुंचे। सेनापति के घर में सिर्फ उनके पिता थे। राजा को देखकर सेनापति के पिता ने उन्हें प्रणाम किया। सेनापति के पिता राज्य के पूर्व सेनापति थे, तो उन्हें देखकर राजा का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। राजा बोले, मैं सेनापति को ढूंढने आया हूं, कहां है? पूर्व सेनापति बोले, महाराज, मैंने उसे कहीं भेज दिया है। राजा बोले, जब आप राज्य में हुआ करते थे, तब क्या आप मेरे पिताजी का दिया हुए आदेश ठुकरा देते थे? पूर्व सेनापति बोला, महाराज, मैं अपना कर्तव्य पूरे तरीके से निभाता था। राजा बोले, फिर आप अपने पुत्र को कर्तव्य निभाने से क्यों रोक रहे हो? मैंने आपके पुत्र को एक कार्य दिया था। पूर्व सेनापति बोले, महाराज, माफ कीजिए, लेकिन आपका दिया हुआ कार्य अनुचित है। किसी एक महिला के धोखे को लेकर क्या आप राज्य की सारी स्त्रियों की हत्या करवा देंगे? आप तो राजा हैं, इस राज्य के पिता हैं। क्या आप अपनी संतानों के साथ ऐसा सलूक करोगे? राजा ने एक लंबी सांस ली और बोले, जानता हूं यह बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? दिन रात मुझे उस बात का पछतावा महसूस हो रही है कि मेरी वजह से एक निर्दोष व्यापारी मर गया। सबसे बड़े खेद की यह बात है कि उसे उसकी ही पत्नी ने मारा है, जिनकी प्रेम की मिसाल पूरा राज्य दिया करता था। उस प्रेम का सच इतना भयानक निकलेगा, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। पूर्व सेनापति बोले, महाराज, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसमें आप जान पाएंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राजा सामने पड़ी खटिया पर बैठ गए और बोले, बताइए, आप कौन सी कहानी बताना चाहते हैं? एक बार मैं और आपके पिताजी दोनों शिकार करने के लिए निकले थे।
धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और उस अंधेरे में मैं और आपके पिताजी दोनों अलग अलग दिशा पर निकल गए। तुम्हारे पिताजी को तो राज्य में जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन मैं घने जंगल में अकेले फंस गया। तभी मैंने देखा एक योद्धा घोड़े पर बैठकर मेरी ओर आ रहा है और उसने रस्सी लेकर मुझे जकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले गया। काफी दूर जाकर वह रुक गया। जब मैंने जगह को थोड़ा देखा तब मुझे पता चला कि यह तो एक कब्रिस्तान है। यह देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे लगा अब तो मेरी जान जाने ही वाली है। उस योद्धा ने मुझे मजबूर किया कि मैं उधर एक कब्र खोदूं। मैं एक कब्र खोदने लगा और मेरे बगल में ही वह योद्धा दूसरी कब्र खोदने लगा। कब्र खोदते हुए मैं सोचने लगा कि यह एक कब्र तो जरूर मेरे लिए ही है, पर यह दूसरी कब्र किसके लिए खोद रहा है। जब दोनों कब्र खोद ली गई, योद्धा ने मुझे फिर से बांध दिया। 2 कदम पर ही एक खंडहर था। वहां जाकर वह एक लाश को खींचते हुए लाया। यह नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ रहा था। उसने मेरे सामने उस लाश को एक कब्र में गाड़ दिया। अब मेरा डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था कि यह दूसरी कब्र में मुझे डालेगा। अचानक से योद्धा ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाया और मैं उस योद्धा को देखता ही रह गया। वह तो एक महिला है। वह बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। मैं जानती हूं तुम इस राज्य के सेनापति हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आई हूं ताकि तुम मेरा संदेश हमारे राज्य के राजा तक पहुंचा दो। योद्धा बोलती है, कुछ साल पहले दूसरे राज्य के राजा राज्य करते थे। राजा का एक पुत्र था। राजकुमार बहुत बुरा था। किसी भी स्त्री को देखता तो उसे लगता था कि ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको मेरी रानी बना लूं। एक दिन राजकुमार गांव में घूम रहा था। तभी राजकुमार ने मुझे देखा। मैं कुएं से पानी लेके जा रही थी। तभी अचानक राजकुमार मेरे पास आया और मुझे बोलने लगा, क्या मेरी रानी बन सकती हो? मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। योद्धा राजकुमार को बोलती है, राजकुमार मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी शादी एक नेक और ईमानदार किसान से शादी हुई है और मैं बहुत खुश हूं। पूर्व सेनापति महाराज को फिर बोलता है। राजकुमार का प्रस्ताव योद्धा ने ठुकरा दिया। राजकुमार को योद्धा का जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। राजकुमार मन ही मन यह सोचने लगता है कि अगर मैं इसके पति को ही मार दूं तो शायद यह मुझसे शादी कर सकती है। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि आज रात को जाओ और उस औरत के पति को मार डालो। सैनिक राजकुमार का आदेश ठुकरा नहीं सकते थे। सैनिक चुपचाप से योद्धा के घर चले गए। पति और पत्नी सोए हुए रहते हैं। तभी चुपके से सैनिकों ने चाकू निकालकर योद्धा के पति को मार डाला। जब योद्धा ने सुबह उठकर देखा तो उसके पति को मार डाला था। दूसरे दिन राजकुमार योद्धा से बोलने लगा, क्या अब मेरी रानी नहीं बन सकती हो? अभी तो तुम्हारे पति भी नहीं है। योद्धा को पता चल जाता है कि मेरे पति को राजकुमार ने मार दिया है। योद्धा बोली, नहीं, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे राजकुमार की रानी कभी नहीं बनूंगी। योद्धा का जवाब सुनकर राजकुमार और गुस्से में आ जाता है और योद्धा को गांव से निकालने की योजना बनाता है। राजकुमार गांव वालों से ये कहता है कि किसी ने चुपके से अपने ही पति को मार डाला है। इसको राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजकुमार गांव वालों को भड़का देता है और झूठा इल्जाम लगाकर योद्धा को गांव से निकाल दिया जाता है। योद्धा चुपचाप गांव से निकल जाती है और एक जंगल में रहने लगती है। उनको अपने पति की बहुत याद आ रही थी। सोच सोचकर योद्धा के मन में राजकुमार के विरुद्ध क्रोध बढ़ाने लगा। योद्धा पूर्व सेनापति से बोलती है, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी थी, इसलिए मैंने भी उसकी हत्या कर दी है। यह लाश जो तुम देख रहे थे, जो मैंने अभी अभी दफनाई है, यह उसी राजकुमार की है। वह मुझे अपना बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने इसका प्रस्ताव ठुकराया तो उसने मेरे पति को ही मार दिया। यह दूसरी कब्र मैंने खुद के लिए खोदी है। इसके ठीक बगल में मेरे पति की कब्र है। मैं चाहती हूं तुम मुझे यहीं पर दफना दो। पूर्व सेनापति बोला। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वह नहीं मानी और उसने तलवार लेकर अपना गला काट लिया और मैंने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। उसकी लाश को उसके पति की लाश के साथ दफना दिया और इस तरह यह कहानी समाप्त हो गई। सेनापति फिर बोला, महाराज, मैंने आज तक उस जैसी नारी नहीं देखी थी।
वह एक साधारण स्त्री थी, लेकिन न जाने उसके भीतर यह बल कैसे आया होगा जो उसने अपने पति के लिए अपने ही प्राण त्याग दिए। ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर क्या आपको अभी भी लगता है कि सारी स्त्रियों को हत्या कर देनी चाहिए? यह सुनकर राजा अत्यंत भावुक हो गए और कहने लगे, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझ चुका हूं कि इस संसार में सभी अलग लोग हैं और किसी एक के धोखे की सजा हमें बाकियों को नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया और धीरे धीरे स्त्रियों के प्रति उसकी दृष्टि बदलती गई। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है, यदि जीवन में हमें धोखा मिला हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया ही धोखेबाज है। हर एक इंसान की एक अलग शख्सियत होती है। सबको एक पैमाने पर तोलना हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना और मेरे इस गॉड बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक धन्यवाद।